अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संथीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भाई मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमेशा टेलीफोन पे बात हुई है, प्रोग्राम में बात हुई है, पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। कुछ लोगों के बारे में हम लोग सोचते हैं और जब मिलते हैं तो जो हमारी सोचों से बहुत ज़्यादा आगे जाके उनका प्यार और मोहब्बत मिलता है। और यही रात 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। हमने भी 3 घंटे की ड्राइव भी करनी है, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा कि जब तक ये बात ना करें यहाँ से निकले। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रात के इस पहर मेरा ख्याल है कि ये कोई अगला दिन शुरू हो गया हुआ है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमें कुछ 24 घंटे हो गए, कोई कल बैठे थे और अगला दिन आ गया। जी बिल्कुल आपकी मोहब्बत में, प्यार में, पहले तो आपके इस प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अब आप हमें मिल गए हैं तो ये हो नहीं सकता कि लिखने वाला हो और उससे हम लोग बात ना करें, तो सोचा क्यों ना कि आपसे बात भी कर ले जाए। मुझे ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को एक मसला समझा जाता था कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं हमें यही बताया जा रहा है या हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क चला रही है। लेकिन इस वक्त तो जुडिशनल इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत बन गई है। क्या ऐसा है या ये हमारा वहम है कि इस वक्त जो जुडिशनल इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत बन गई है? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको जर्मनी में वेलकम करता हूँ। आप इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पे जर्मनी में आए हैं। ये जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आपने बात की है, ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान को इस वक्त कौन लोग चला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कौन सी है पाकिस्तान में। तो मैं क्योंकि एक कॉलमिस्ट हूँ, मैं इस हवाले से जुडिशरी के हवाले से कॉलम भी लिखे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उस वक़्त तक ये तवाज़ुन कायम नहीं हो सकता जब तक हर इदारा जो है वो अपनी अपनी हुदूद क़यूद में रहकर काम नहीं करेगा। उस वक़्त तक पाकिस्तान जो है वो आगे चल नहीं सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात हैं उनमें हमें ये नज़र आ रहा है कि जो जुडिशरी है वो बाकायदा एक इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल धार चुकी है। फिर मैं यही कहूँगा कि जो है हर इदारे को अपनी जो हुदूद हैं उनमें रहकर काम करना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान है वो आगे बढ़ सके। इस वक्त आपकी नज़र में अदालती सिस्टम जो निज़ाम अदल है में कौन सी तब्दीलियों, इस्लाहात की ज़रूरत है? सर बहुत ही अहम सवाल है। मैंने रिसेंटली इस पे एक कॉलम भी लिखा था। मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम अदल में बेशुमार जो है वो तब्दीलियों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोअर लेवल पे, लोअर जुडिशरी जो है वहाँ पे ढेरों सारे ऐसे मसाइल हैं, ढेरों केसेस होते हैं जिन पे आम लोगों की सुनवाई नहीं होती। गरीब अमीर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इस हवाले से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो अमीर बंदा है उसको तो फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाता है, जो गरीब आदमी है वो सारी उम्र जो है वो इंसाफ के लिए तड़पता रहता है मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जजेस का मामला है, इनकी तैनाती का मामला, इस हवाले से भी हमेशा हमने ये देखा है कि बहस होती रहती है, मगर इसका जो तरीक़ाकार है उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि जो जजेस हैं उनकी तैनाती का तरीक़ाकार जो है उस पर तब्दील होना चाहिए। इसके अलावा जो पढ़ लिख कर CSS इम्तिहान करके पास करके आ रहे हैं, जिस किस्म का निज़ाम वज़ह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जो सियासी तैनातियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे भी ये चीज़ें मुबर्रा होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके असल में आवाम को इंसाफ देने वाले लोग हैं। जब इनकी हमदर्दियाँ किसी ख़ास लोगों के साथ होंगी तो वो मुआशरा जो है वो सही तरीके से पनप नहीं सकेगा। दूसरे नंबर पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जुडिशरी का जो डिजिटल सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। मौजूदा जो दौर है उसमें हम उसी वक्त आगे बढ़ सकेंगे जब हम जो दुनिया के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ मिलकर आगे चलें। बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं है। अच्छा सर, हमारी जो तारीख है ना बड़ी ज़ालिम है। इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को जेल में डाला गया, बैरून मुल्क भेजा गया, फिर दोबारा उनकी हुकूमत आई, उसके बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब भी इक़्तिदार से निकाले गए, आजकल इमरान खान साहब जेल में हैं। एक फ़र्क है पिछले तमाम लीडरान में और इमरान खान साहब ने जिस किस्म का रवैया इमरान खान साहब की तरफ से अपनाया गया है जीतने के लिए, कह लें आप, फतह करने के लिए, हुकूमत लेने के लिए, क्या
اس طرح سے عمران خان صاحب جیت پائیں گے اس تشدد والے رویے سے؟ سر میں کیونکہ اس مکتبہ فکر کا قائل ہوں کہ جو عام عوام ہے، عام لوگوں میں جو عدم برداشت کا رویہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جب بھی میری بات ہوتی ہے، آپ سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو انہی ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر اس میں کس طرح جو ہے وہ برداشت کا کانسیپٹ پیدا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، عدم برداشت کا رویہ لے کر ہم چلتے رہے، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تو ایک پورا وہ معاملہ سارا، وہ جنریشن پوری خراب ہو جائے گی. تو ان حالات میں ضرورت ہے ہمیں کہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اچھے طریقے سے. اگر وہ اپنے رائٹس لینا چاہتے ہیں، اپنے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو باعزت طریقے سے، تحمل سے، برداشت سے اور دلیل سے بات کرنی چاہیے. پھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو زندہ قومیں ہیں، جو زندہ معاشرے ہیں، ان کی صفوں میں پھر ہی ہم شامل ہو سکیں گے. عدم اعتماد، یہ جو تشدد والا رویہ ہے نا، یہ اس وقت پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا اس وقت بن چکا. آپ انگلینڈ میں دیکھیں پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں. یہ ایک بہت بڑا ورلڈ وائڈ دنیا ہے اور اس جو مسئلہ ہے، لیکن اس سے نکلا نہیں جا سکتا جب تک آپ اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. پاکستان میں گرفتار ہم نے ہوتے صرف دیکھے سیاستدان، نہ کبھی کوئی جرنیل گرفتار ہوتے دیکھا، نہ کبھی کوئی جج گرفتار ہوتے دیکھا. فیض حمید کی گرفتاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا؟ سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے یہ جنرل صاحب کی گرفتاری، اس حوالے سے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ سنا، نہ کبھی ہم نے دیکھا کہ ملٹری لیول پہ کبھی اس طرح کا کوئی ہائی پروفائل اور ہائی لیول پہ کوئی بندہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ سگنل ہے کہ اب جو پاکستان آگے بڑھے گا وہ بلا تفریق آگے بڑھے گا. اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر میں ملوث، مکتبہ فکر کا بندہ ہو اور وہ غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور جو ہے قانون کا جو پروسیس ہے اس کو جو ہے سب کے لیے برابر تصور کیا جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں فیض حمید صاحب کی گرفتاری جو ہے، یہ میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے تمام اداروں کے لیے کہ اگر ہم اپنا سابق DGIS پکڑ سکتے ہیں تو پھر کسی بھی ادارے میں کچھ اگر ایسا ہو رہا ہوگا تو اس کی بھی خیر نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کہ تگڑا میسج بھی ہے. خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کورٹ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے یا نارمل کورٹ سے عمران خان صاحب کے کیس لڑنے چاہیے؟ کیا ان کا جرم ایسا ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمات چلنے چاہیے؟ سر میں جو میری ناقص رائے ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو فیض صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اس کی ساری کڑیاں جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو جنرل فیض کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی جو ہے وہ شاید اسی پروسیس سے گزرنا پڑے، پھر ہی جا کر جو ہے وہ یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا. آپ بھی سمجھ رہے ہیں باقی لوگوں کی طرح کہ خان صاحب بھی شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ اس وقت اگر دیکھا جائے پتہ بھی رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی جو کہ جس میں بعد میں کافی تنقید ہوئی، آپ نے بھی سنا ہو. انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، اس بات کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے. لیکن پارلیمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے، پارلیمنٹ جو کہ سپریم ہے جی بالکل قانون سازی کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکا جائے گا یا پھر وہ چیف جسٹس تو بنیں گے لیکن ان کو پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، یا آنے والے دنوں میں آپ تناؤ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان میں؟ سر اگر تو معاملات اسی طرح چلتے رہے، بیان بازی اگر اسی طرح ہوتی رہی تو پھر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آگے کلیشز بڑھیں گے، ان معاملات میں شدت آئے گی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جس طرح سپیریئر ادارہ ہے اور مقننہ عدلیہ، ان سب اداروں کو آپس میں مل کر چلنا چاہیے، پھر ہی ملک آگے چلے گا، پھر ہی عوام کی بہتری ہو سکتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہے تو معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جائے گا. مہنگائی اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بل اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں مسائل ہیں مہنگائی کے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری نظر آئے گی آپ کو اس سسٹم میں؟ سر یہ ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ پاکستان میں
पिछले कुछ अरसे से महंगाई का मसला है, बिजली के बिल हैं, ये बहुत जो है आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मगर इसके साथ साथ हमने देखा है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं जिनको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और उनको सराहा जाना चाहिए। और अगर इसी तरह ही ये पॉजिटिव स्टेप लेते गए जो पंजाब गवर्नमेंट है या वज़ीर-ए-आज़म है, तो हम देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में शायद हमें मामलात में मज़ीद बेहतरी नज़र आए। बेहतरीन नज़र आया। सर आखिरी सवाल मुझे, अगर आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, तो पंजाब में 4 महीने से हुकूमत है मरीम नवाज़ साहिबा की। हमें वो सुबह शाम हम जब उठते हैं ट्विटर खोलें या फेसबुक खोलें तो हमें नज़र आता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये मीटिंग कर ली, मरीम नवाज़ साहिबा ने IT यूनिवर्सिटी के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, फील्ड हॉस्पिटल, डॉक्टर ऑन व्हील्स, बहुत सारे ऐसे मनसूबे हैं जो वो शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। 5 साल बाद वो मनसूबे क्या होंगे, क्या फ़ायदा होगा? आप क्या समझते हैं कि अब ज़ाहिर है हमने उस्मान बुज़दार का भी पंजाब देखा है, मरीम नवाज़ का भी देख रहे हैं, तो कुछ फ़र्क देख रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है पिछले वज़ीर-ए-आज़म से ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से? हमें ज़ाहरी तौर पर तो फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो काफ़ी सारे मामलात में हमें एक्टिव नज़र आती हैं। मेरे ख़्याल से ये विजन जो है इसको बहुत पहले से अप्लाई होना चाहिए था। अगर पंजाब अच्छे काम करने जा रहा है तो इसके साथ साथ हमें दूसरे सूबों को भी मेरे ख़्याल से ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे। जिस तरह हमने देखा है कुछ अरसे में कि कुछ मामलात में हमें वाज़ेह तौर पर पंजाब में बेहतरी नज़र आई है। तो अगर इसी तरह कंटिन्यू होता रहा सिलसिला तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पंजाब के साथ साथ जो दूसरे सूबे हैं वो भी बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे। सर जर्मनी में रहते हैं आप, मेरा सवाल आखिरी था लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी, जर्मनी में आप रहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह कंट्रियों में एक कंट्री जर्मनी है। हर नई टेक्नोलॉजी यहाँ से आ रहा है, जहाज़ से लेकर, ट्रेन से लेकर, मेट्रो से लेकर, ट्राम से लेकर, क्या यहाँ नहीं बन रहा? इंटरनेट कितना ज़रूरी है, कितना अहम रोल है? पाकिस्तान में आए दिन इंटरनेट के मसाइल रहते हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल जो दहशत गर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए इल्ज़ाम लगता है कि इंटरनेट को स्लो किया जाता है, बंद किया जाता है। क्या ये मुनासिब है कि इंटरनेट को स्लो या बंद करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और अगर आप इंटरनेट को इस तरह करेंगे तो तरक्की के चांस तो बहुत कम है। IT तो एक बहुत बड़ा शुबा है। सर ये बहुत हाईलाइटेड इशू है आजकल। जिस तरह आपने जर्मनी की मिसाल दी, जर्मनी का जो रिमोट जॉब्स चल रही हैं, ऑफिस वर्क यहाँ पे चल रहे होते हैं, घरों में सारा इंटरनेट के ज़रिए चल रहा होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान में नौजवान नस्ल है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल जो ऑनलाइन कारोबार हैं उनसे मुंसलिक है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी है कि आप किसी एक चीज़ को ठीक करने के लिए दूसरे लोगों का नुकसान करें। तो इसका अगर आपने मुतबादल ढूंढना है तो कुछ और ढूंढें। लोगों के रोज़गार से मेरे ख्याल से इस तरह खेलना वो सरासर नाइंसाफ़ी है। आप समझते हैं कि जो मरीम नवाज़ ने इंतखाबात में और पंजाब की असम्बली में एक वादा किया था कि वो पंजाब में 5 IT सिटी बनाएंगे, लाहौर में जिसका आगाज़ कर चुके हैं, आप समझते हैं कि 5 साल में अगर वो कुछ ऐसा कर जाए तो ये गेम चेंजर मनसूबे हो सकते हैं IT यूनिवर्सिटीज़? नो डाउट सर, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि जितनी IT की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है इससे पहले शायद कभी नहीं थी, क्योंकि नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है, उसके लिए अगर इस तरह के मंसूबे शुरू किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों नौजवान जो हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा और इससे जो है वो मुल्क तरक्की भी करेगा। मुल्क तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बिला तफरीक नौजवानों के लिए पैगाम? मेरा सबसे बड़ा पैगाम जो आज की नौजवान नस्ल है उसके लिए यही होगा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जो कोशिश जो है उसको हमेशा जारी रखना चाहिए। अपने अंदर जो है वो तहम्मुल, बर्दाश्त, ये रवैये जो हैं वो अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी जो इल्म सीखने के हवाले से जो है उस पे आपको फोकस रखना चाहिए। अपनी तमाम एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों पे मतलब लगानी चाहिए, ज़ाया नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो नौजवान है। रोहेल भाई ये कह रहे हैं। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया रात की इस पहर। आपको एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी लेट होने के बावजूद, जब हमारा दिल घबरा रहा था कि लेट हो गए हैं, लेकिन आपने हिम्मत और हौसला दिया और आने का कहा, आपसे मिले, गुफ्तगू हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इसी तरह मुलाकातें होती रहेंगे और आपसे इसी तरह हम सीखते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच।